डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जंतुओं के आर्थिक महत्व में पशुपालन के बारे में समझेंगे। ठीक है, पशुपालन जैसा कि नाम से प्रकट हो रहा है, पशुओं को पालना। ठीक है, और मनुष्य प्राचीन समय से ही पशुओं को पालते आ रहा है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? ये क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक है, क्योंकि उस समय मनुष्य जंगलों में रहता था, तो उसे अन्य जंगली जानवरों से खतरा था, इसलिए सबसे पहले उसने कुत्ते को पालतू बनाया है। उसके बाद में धीरे धीरे अपने फायदे के लिए उन्होंने, जैसे घोड़ा है, ठीक है, ऊंट है, भैंस है, गाय है, भेड़ बकरियां हैं, इनको भी पालना शुरू कर दिया। ठीक। तो अपन बात करते हैं पशुपालन के बारे में। कृषि विज्ञान की वह शाखा, देखो कृषि यानी कि जो खेती बाड़ी है, ठीक है, उसे अपन कृषि विज्ञान कहते हैं। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के भोजन, यानी कि वहां पशुओं को पालते हैं, उसके लिए भोजन को, उनको भोजन खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं। आवास यानी कि उनको रहने के लिए जगह चाहिए, स्थान चाहिए। ठीक है, छाया के लिए भी सारी पर्याप्त चीजें उनको चाहिए, पानी वगैरह भी चाहिए। उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है। प्रजनन यानी कि उनसे जो संतान उत्पन्न होती हैं मादा पशु से, उसका भी ध्यान रखा जाता है। तो इन सब का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि पशुपालन किसे कहते हैं, तो आपको केवल इतना नहीं लिखना है कि सिर्फ पशुओं को पालना ही पशुपालन कहलाता है। इसमें ये बातें आनी जरूरी हैं। ठीक है, कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे पशुपालन कहते हैं। ठीक है, भोजन, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन, इनका अध्ययन किया जाता है और कृषि विज्ञान की शाखा है। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि पशुपालन, पशुपालन किसकी शाखा है? ठीक है, पशुपालन किसकी? कृषि विज्ञान की शाखा है, एग्रीकल्चर की शाखा है। ठीक है, क्योंकि पशु जो है वो कृषि पर ही निर्भर है, उनको खाने के लिए चारा चाहिएगा। ठीक। चलिए फिर आगे आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का विशेष महत्व है। देखो, बहुत बड़ा इनकम सोर्स भी है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर खेती के साथ साथ में पशुओं को पाला जाता है, और जो कुछ लोग हैं वो इनसे अपना व्यवसाय करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, अपना पेट भरते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था यानी कि इनकम सोर्स की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनसे जो दूध उत्पादन होता है, उस दूध उत्पादन से उसको बहुत बड़ा, किसान को मान लीजिए, या जो डेयरी उद्योग वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, उसको बहुत अधिक इनकम होती है। अगर अपन देखे जाए सही दृष्टि से, तो डेयरी उद्योग सबसे ज्यादा विकसित है। वैसे तो घर में पालने के लिए एक या दो पशु अपन अपने घर के लिए रखते हैं, ठीक है, परंतु डेयरी उद्योग के अंदर इसका ज्यादा महत्व है। तो मार्केट के अंदर जो सेल होता है, दूध काफी कॉस्टली, महंगा होता है। आज के समय दूध की कीमत काफी बढ़ती जा रही है, और दूध के अंदर मिलावट भी काफी मात्रा में हो रही है। इसलिए हमें अधिक से अधिक अपने नजदीकी क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं, ठीक है, परिचित हैं, वहीं से दूध लेना चाहिए। क्योंकि दूध के अंदर मिलावट कई प्रकार से होती है। पानी तक तो सीमित है, लेकिन पानी के अलावा जो कुछ यूरिया वगैरह है, कुछ और अन्य विषैले पदार्थ हैं, वो अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक। तो आगे लिखा है, देखो, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 55% भैंसे, 15% गायें, और देश की कुल दूध उत्पादन का 53% भैंसों द्वारा और 43% गायों से प्राप्त होता है। ये तो कोई खास बात नहीं है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इंपॉर्टेंट नहीं है ना। आगे देखिए, दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन भारत में होता है। ठीक है, दूध उत्पादन दृष्टि से विश्व में हमारा स्थान बकरियों की संख्या में दूसरा। अब साथ साथ ये भी याद कर लीजिएगा, दूध उत्पादन में तो प्रथम है, बकरियों की संख्या में दूसरा है, और भेड़ों की संख्या में तीसरा है। और कुकुट संख्या में, कुकुट के अंदर दो चीजें आती हैं मुख्य रूप से, मुर्गी पालन भी आता है और बतख भी आता है, और एक टर्की भी है जो अपने यहाँ नहीं होता। टर्की भी पालते हैं, टर्की एक पक्षी का नाम है। तो कुकुट के अंदर ये तीनों शामिल हो जाते हैं। मुख्य रूप से अपने इंडिया के अंदर तो मुर्गी को ही पाला जाता है, कुछ स्थानों पर बतख को भी पालते हैं। तो कुकुट की संख्या में सातवां स्थान है, दूध उत्पादन में प्रथम, बकरियों की संख्या में दूसरा, भेड़ों की संख्या में तीसरा, और कुकुट संख्या में सातवां स्थान अपने इंडिया का है। ये छोटे पशु गरीबों की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि ये पशु जो हैं, ये जो गरीब लोग हैं, वो उनसे दूध बेच करके, या मुर्गियों के अंडे वगैरह, या मुर्गी को बेच करके अपना काम चलाते हैं। अब
अब देखो पशुपालन के अंदर ही मुख्य रूप से आता है तो डेयरी उद्योग। मैंने बताया अगर दूध के लिए पशुओं को पालते हैं तो वो उसका डेयरी उद्योग कहलाता है। ठीक, वो डेयरी कहलाती है अपनी। यह डेयरी अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, डेयरी उद्योग कहते हैं इसको। मानव ने प्राचीन काल से ही कुछ पशुओं को पालतू कर उनके दूध का अपने पोषण हेतु उपयोग कर रहा है। यानी कि दूध से मनुष्य को पोषण प्राप्त होता है, क्योंकि दूध के अंदर बहुत सारे विटामिन, खनिज, लवण, जैसे दूध के अंदर मुख्य रूप से कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है जिससे अपनी हड्डियां मजबूत होती है। ठीक है, और दूध के अंदर जो है लेक्टोज जो शुगर होती है, ठीक, वो अपने लिए पोषण का काम करती है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। दूध के अंदर विटामिन सी नहीं होता है और बाकी सारे विटामिन होते हैं, क्योंकि विटामिन सी खट्टा होता है, अगर दूध खट्टा होगा तो फट जाएगा। ठीक है, और दूध के अंदर जितने भी पोषक पदार्थ है वो एक प्रकार से छोटे बच्चों के लिए संपूर्ण आहार कहलाते हैं। जैसे आपने कई बार टीवी वगैरह में ऐड देखा होगा कि दूध छोटे बच्चों के लिए संपूर्ण आहार है। जो छोटा शिशु है जो 6 महीने तक अपने माँ का ही भोजन ग्रहण करता है, माँ से ही दूध लेता है। ठीक है, तो वो उसके लिए संपूर्ण आहार का काम करता है, उसको बाहर से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, 6 महीने तक अपने माँ के दूध से ही काम चलाता है। तो इस प्रकार से दूध क्या है, अपने लिए काफी पोषक पदार्थ है। वर्तमान में दूध उत्पादन डेयरी उद्योग का एक प्रमुख और लाभकारी व्यवसाय बन गया है। ठीक है, एक व्यवसाय बन गया है, इसको काफी लोगों ने इसको करना शुरू कर दिया है। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भैंस अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि भैंस का दूध अधिक कीमती है। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा गुणकारी माना गया है, ज्यादा पौष्टिक माना गया है। वैसे तो गाय का दूध ज्यादा पौष्टिक इसलिए होता है क्योंकि वो रोगी के लिए, मरीज के लिए, जो व्यक्ति है जो बीमार है या बुजुर्ग व्यक्ति है या छोटा बच्चा है जिसको पाचन की समस्या है, उसको गाय का दूध पिलाते हैं, क्योंकि गाय का दूध आसानी से पच जाता है। भैंस का दूध थोड़ा हेवी होता है, भारी होता है, पचने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है इसको। ठीक है, लेकिन भैंस के दूध से ज्यादा फैट प्राप्त होती है, ज्यादा फैट यानी कि ज्यादा वसा प्राप्त होती है, इसलिए इसको, इसका दूध महंगा होता है, भैंस का दूध। ठीक है, उसमें फैट अधिक होने के कारण, ये कारण है इसका मुख्य कारण। वैसे अगर पोषण की बात करें तो पोषण के अंदर भी गाय का दूध है वो पौष्टिक है भैंस की तुलना में, लेकिन वो हल्का होता है थोड़ा, इसलिए। भैंस की कुछ अच्छी नस्लें इस प्रकार है। आप देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है बोर्ड परीक्षा में, और आपके पाठ्य पुस्तक में भी पीछे प्रश्न दिए गए हैं कि भैंस की किन्हीं दो उन्नत नस्लों के नाम लिखो। ठीक है, या 4 के नाम लिखो, तो कोई भी नाम पूछ लेगा, तो इसमें 4-5 दी गई हैं। कौन कौन सी है भैंस की अच्छी नस्लें जो है, वो है जाफराबादी, मुर्रा भैंस जो अपने हरियाणा साइड के अंदर खूब है। ठीक है, राजस्थान के अंदर भी है अभी। सूखी, बदावरी, मेहसाना, ये भैंस की नस्लें हैं अच्छी। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न बन जाता है कि गाय की अच्छी नस्लें कौन कौन सी हैं, उनके नाम लिखो। तो हम गाय की बात करेंगे, गाय की है गिर। ठीक है, साहिवाल, सिंध, देवकी, हरियाणा, तो ये गाय की अच्छी नस्लें हैं। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न बन जाता है यहाँ से नीचे कि बकरी का पालन भी दूध उत्पादन के लिए करता है। देखो कुछ बकरियां जो है वो अधिक दूध देती हैं, तो उनकी अच्छी नस्लें कौन कौन सी हैं, तो बकरी की अच्छी नस्ल जो है उनको भी आपको याद करना है। सिरोही, सिरोही जो राजस्थान में एक जिला है। ठीक है, सिरोही के अंदर माउंट आबू काफी प्रसिद्ध, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, बारबरी है, कश्मीरी पश्मीना है, कश्मीर में मुख्य रूप से पाई जाती है, और जमनापारी है। जमनापारी जो है ये बकरियों के नाम है, तो आपको बकरियों के अच्छी नस्ल के नाम याद रखने हैं। ये गाय के नाम हो गए गिर वगैरह, जाफराबादी, मुर्रा, भैंस के नाम हो गए, ये तीनों आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। यहाँ से 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं कुक्कुट पालन की। कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन, मुख्य रूप से मुर्गी पालन की बात करेंगे। पोल्ट्री जिसको कहते हैं, पोल्ट्री फार्म जहां मुर्गियों का पालन किया जाता है। ठीक है, अब मुर्गियों को यानी कि कुक्कुट पालन 2 उद्देश्य से करते हैं। एक तो उससे अंडे भी प्राप्त होते हैं, ठीक है, और उनसे मांस प्राप्त होता है। मुर्गियों का जो मांस है उसे चिकन कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन, ये एक जगह क्वेश्चन भी है पीछे कि मुर्गी से हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो मुर्गियों से हमें अंडे और मांस दोनों चीजें प्राप्त होती हैं। तो अंडे और मांस यानी कि चिकन खाने के लिए आदिकाल से ही मुर्गी पालन की परंपरा रही है। प्राचीन समय से ही मुर्गियां 2 प्रकार की हैं, ये भी देशी मुर्गियां और विदेशी मुर्गियां भी हैं। ठीक है, तो प्राचीन समय से भारत की बात करें तो हमें यहाँ पर पहले हम देशी मुर्गियां ही ज्यादा पालते थे, और अब कुछ विदेशी पोल्ट्री फार्म के अंदर जो है वहां पर विदेशी मुर्गियों का पालन किया जाता है। यह उद्योग भोज्य पदार्थ के रूप में प्रोटीन आवश्यकता के लिए एक बड़े अंश की पूर्ति करता है। देखो जिस प्रकार से हमने मछली में पढ़ा था कि मछलियां प्रोटीन का स्रोत हैं, वैसे ही मुर्गी से मुर्गी का जो अंडा है या जो मांस है उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मुर्गी पालन से हमें भोजन का कौन सा अवयव प्राप्त होता है।
ठीक है, तो हमें प्रोटीन की पूर्ति करता है, इसमें प्रोटीन होता है, मांस के अंदर हमेशा प्रोटीन होता है। फिर इसमें आगे है, विश्व में अंडा उत्पादन की दृष्टि से भारत का 5वां स्थान है। भारत 5वें नंबर पे है। मुर्गियों की अच्छी वृद्धि एवं स्वास्थ्य रखने के लिए उन्हें सुरक्षित आवास में, क्योंकि बहुत ध्यान रखना होता है इनके भोजन के लिए, रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए रात को भी, ठीक है, क्योंकि अंधेरे के अंदर जो है वो मुर्गियां पोल्ट्री फार्म के अंदर जो है एक दूसरे को नष्ट कर देती हैं, ठीक है, डरपोक किस्म का प्राणी है इसलिए। और भोजन भी काफी पौष्टिक दिया जाता है ताकि अच्छी ग्रोथ हो इनकी, ठीक है, इनका टीकाकरण भी किया जाता है ताकि रोगों से बचा जा सके। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है, आपके पाठ्य पुस्तक में पीछे दिया गया भी है लेकिन किताब में आपको कहीं नहीं मिलेगा, कि मुर्गियों में होने वाले रोगों के नाम लिखो। ठीक है, आपकी किताब के अंदर जो पीछे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये बोर्ड परीक्षा के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुर्गियों में होने वाले मुख्य रूप से 2 रोग मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। एक तो है रानी खेत, क्या नाम है उसका, रानी खेत, रोग का नाम है रानी खेत, ठीक है। आप लिख लीजिएगा अपनी किताब में जहां इसके पास में आप। एक तो है रानी खेत, ठीक है। दूसरा है बर्ड फ्लू। दूसरा क्या है, बर्ड फ्लू। बर्ड यानी पक्षी, मुर्गी एक पक्षी है, ठीक है, और फ्लू ये बर्ड फ्लू होता है, ठीक है। तो ये 2 रोग आप याद कर सकते हो, रानी खेत एक तो, और दूसरा है बर्ड फ्लू। ये मुर्गियों में होने वाले मुख्य रूप से 2 रोग हैं जिनसे मुर्गियों को काफी नुकसान होता है। इनके बचाव के लिए ही टीकाकरण भी किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एक बनता है यहाँ पर। फिर आगे लिखा है इसमें कि इनकी सुरक्षित आवास की व्यवस्था, पौष्टिक भोजन की उपलब्धता कराना अत्यंत आवश्यक है। उनके भोजन में क्या क्या खिलाते हैं इनको, मक्का है, जौ है, बाजरा है, गेहूं है, ज्वार है आदि इनको खिलाया जाता है। इनके दाने ये खाते हैं, इनके बीज खाते हैं। और अंत में जो है पशुपालन के अंदर वो है ऊन उद्योग। देखो, ऊन जो कि हमारी सर्दियों में सर्दी से बचाव के लिए स्वेटर वगैरह जो बनाई जाती हैं, ठीक है, तो वो ऊन से ही बनती हैं। तो ऊन उद्योग जो है मुख्य रूप से ऊन उद्योग के लिए आप सभी जानते हैं कि भेड़ को पाला जाता है, ठीक है। और ऊन एक प्रकार का रेशा है, और रेशे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पादप रेशे जैसे कपास वगैरह आपने पढ़ा था, जूट है, ठीक है, सन है। और दूसरे होते हैं जंतु रेशे। जंतु रेशे यानी कि जिनको जांतव रेशे भी कहते हैं, जांतव यानी जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे। तो ऊन एक प्रकार का जांतव रेशा है। कैसा रेशा है मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊन एक प्रकार का जांतव रेशा है, ठीक है, जांतव ये तय है यहाँ पर। ऊन क्या है, जानवर रेशा है, जंतुओं से प्राप्त होने वाला रेशा है, भेड़ से मुख्य रूप से भेड़ से प्राप्त होता है। तो उत्तरी भारत में ऊन प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में भेड़ पाली जाती हैं, ठीक है। दक्षिणी भारत में इसको कम पाला जाता है क्योंकि दक्षिण भारत में तापमान वगैरह है, या वहाँ मौसम की वजह से उसको नहीं पाला जाता है। उत्तरी भारत में इसको अच्छी तरह से पाला जाता है, उसके लिए अनुकूलित है। क्योंकि जहां बरसात ज्यादा होती है वहां तो अपन भेड़ को पाल ही नहीं सकते, क्योंकि बारिश के अंदर भेड़ जो है वो उसकी बीमार होने का खतरा ज्यादा रहता है। भेड़ के बालों से ऊन तैयार की जाती है। भेड़ के जो बाल हैं उनसे ऊन प्राप्त होती है। और ऊन का रंग भेड़ की प्रजाति और उस क्षेत्र की जलवायु पर निर्भर करता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ऊन का रंग अलग अलग होता है, काले रंग की ऊन है, भूरे रंग की है, लाल रंग की है। तो वो किस पे निर्भर करता है, तो भेड़ की प्रजाति पर। भेड़ की कई प्रजातियां हैं, ठीक है, कई प्रकार की नस्लें हैं। और कौन सी जलवायु में पाली जाती है, ठीक है, जलवायु पे निर्भर करता है। जैसे राजस्थान की जलवायु अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, ठीक है, अपने जम्मू कश्मीर की जलवायु अलग है। तो वहां पर तो भेड़ की कुछ अच्छी नस्लें कौन कौन सी है, जिस प्रकार से हमने भैंस की, गाय की और बकरी की नस्लें पढ़ी थी, वैसे ही भेड़ की जो नस्लें हैं वहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, कई बार पूछा गया है। तो भेड़ की अच्छी नस्लें जो है वो है लोही, नली, मारवाड़ी। मारवाड़ी अपने जो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर राजस्थान में मुख्य रूप से बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, ठीक है, जालौर है, कुछ बाघ सिरोही है, ये सारे अपने बाड़मेर में आते हैं। तो वहां मारवाड़ी सारे चित्र मारवाड़ में आते हैं। तो ये मारवाड़ी नस्ल की भेड़ वहीं मुख्य रूप से पाई जाती है। और पाटनवाड़ी आदि भेड़ों की अच्छी नस्लें पाली जाती हैं। और ऊन उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि यहाँ अपने बहुत अधिक मात्रा में ऊन का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने पशुपालन वाले पॉइंट के अंदर गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों के बारे में और मुर्गियों के बारे में, इनके बारे में, इन पॉइंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। और अगले वीडियो में हम परवाल एवं परवाल भित्तियों के बारे में समझेंगे कि परवाल क्या है, परवाल भित्तियां क्या हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।